नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आरके सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कि जो है मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था में कौन सी परिभाषा बताई, बाल्यावस्था में कौन सी परिभाषाएं हैं और किशोरावस्था में कौन सी परिभाषाएं। टीटी में इन परिभाषाओं से 2 या 3 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं पूरे बाल विकास के क्रम में। इसलिए हर एक टॉपिक की जो परिभाषाएं हैं उनकी जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन तीनों अवस्थाओं में बात कर लिया कि किस प्रकार से बालकों की शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। उससे पहले जो है हम उससे भी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये भी पढ़ लिए थे कि जो है शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं और किशोरावस्था की क्या विशेषताएं। इसलिए अब हम तीनों अवस्थाओं की जो है मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं उन पे यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था की बात करेंगे। तो शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, पहली परिभाषा है फ्रायड की। फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड है। इन्होंने बताया, शैशवावस्था को फ्रायड ने बताया कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये किसकी परिभाषा है? यह फ्रायड की है। 4 से 5 वर्षों में फ्रायड ने बताया कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। और 4 से 5 वर्ष आपने देखा कि शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो 0 से 6 वर्ष की होती है। यानी इसी के बीच में बालक को जो कुछ बनना होता है वो इसी शैशवावस्था में बन जाती है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा फ्रायड ने कहा। दूसरी परिभाषा बैलेंटाइन की है। बैलेंटाइन ने जो है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। आदर्श काल कहा है। किसने कहा? तो बैलेंटाइन ने कहा। अगली परिभाषा है स्ट्रेन की। स्ट्रेन की परिभाषा है और स्ट्रेन ने कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ बनना होता है बालक को जो बनना होता है वो 70 से 80% शैशवावस्था में बन जाता है। शैशवावस्था में बन जाता है। किसने कहा? तो स्ट्रेन ने कहा। अगली परिभाषा थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक ने कहा कि जो है 3 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं, 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। यानी थॉर्नडाइक ने कहा कि जो 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं ये अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। क्योंकि बालक सोते सोते सपने तो बहुत देखता है कि मैं ये हासिल कर लूंगा, वो हासिल कर लूंगा, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन जब वो करना कुछ नहीं चाहता है। तो ऐसे बालक जो 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं ये प्रायः अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। अगली परिभाषा रूसो की है। तो रूसो ने कहा कि बालक के हाथ, पैर, नेत्र
उसके यानी बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। शिक्षक होते हैं, प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये किसने कहा? तो रूसो ने कहा। अगली परिभाषा रॉबर्ट गेने की है। रॉबर्ट गेने ने कहा कि 4 वर्ष के बालक लगभग 1600 शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। 4 वर्ष के बालक लगभग 1600 शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। ये किसने कहा? तो ये रॉबर्ट गेने ने कहा। इस प्रकार जो शैशवावस्था की महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं हैं, उनकी यहाँ हम चर्चा कर लिए, जो 5-6 परिभाषाएं हैं। इसके बाद अब हम लोग जो है बाल्यावस्था की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था में पहली परिभाषा रास की है। एक मनोवैज्ञानिक रास है, रास की परिभाषा है। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता, रास ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? तो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अगली परिभाषा काल एवं ब्रुश की है। काल एवं ब्रुश की अगली परिभाषा है। तो काल एवं ब्रुश ने कहा कि जो है बाल्यावस्था सीखने का अनोखा काल है। अनोखा काल है। किसने कहा? तो काल एवं ब्रुश ने कहा। और किस अवस्था को कहा? तो बाल्य अवस्था को कहा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत से परिवर्तन होते हैं, बहुत से चेंज होते हैं, इसलिए इस काल को क्या कहा गया? अनोखा काल कहा गया है। दूसरी भी परिभाषा काल एवं ब्रुश की है। दूसरी परिभाषा काल एवं ब्रुश ने कहा कि बालक खेलों के द्वारा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। बालक खेलों के द्वारा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यानी आने वाले समय की जो है तैयारी बालक खेलों के द्वारा करता है। ऐसा किसने कहा? तो काल एवं ब्रुश ने कहा। अगली परिभाषा पियाजे की है। तो पियाजे ने कहा, यानी जीन पियाजे या पाइजेट ने कहा कि जो है ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हैं। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्षों के बालक ना खेलते हो। ये किसकी परिभाषा है? तो जीन पियाजे की है या पाइजेट की है। इस प्रकार बाल्यावस्था की जो ये 4 परिभाषाएं हैं, उनकी यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा कर दी, क्योंकि अभी तक जो है बाल्यावस्था से इन 4 परिभाषाओं से हट करके कभी जो है टेट में प्रश्न नहीं बना है। अब इसके बाद हम लोग जो है किशोरावस्था की परिभाषाएं देख लेंगे। तो किशोरावस्था की परिभाषा, पहली परिभाषा स्टैनले हॉल की है। स्टैनले हॉल ने जो है किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष व विद्रोह की अवस्था कहा। विद्रोह की अवस्था कहा है। तो किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने एक पुस्तक भी लिखी है, एडोसिस।
ये एडोलेसेंस को हिंदी में रूपांतरण करें तो उसका अर्थ हुआ किशोर अवस्था। क्या हुआ? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडोलेसेंस है। और किशोर अवस्था पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो इसका प्रकाशन जो है 1903, कहीं कहीं 4 भी मिलता है, इसलिए ये दोनों डाटा आप याद रखें। 1903 या 1904 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन। किशोर अवस्था पुस्तक किसने लिखी? तो स्टैनली हॉल ने लिखी। कब लिखी? तो 1903 या 4 में, क्योंकि कहीं कहीं जो है किताबों में 1903 मिलता है और कहीं कहीं जो है 1904 भी मिलता है। अगली परिभाषा जो है वो स्किनर की है। स्किनर ने कहा कि किशोर जो है पौधों को, यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, किशोर पौधों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। यानी किशोर जो है पौधों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, क्योंकि किशोर को लगता है कि जो पौध व्यक्ति होते हैं ये हमारे काम में रुकावट बनते हैं, इसलिए वो जो है अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। अगली परिभाषा है स्किनर की, कि स्किनर ने कहा कि किशोर को निर्णय करने की, अगली परिभाषा भी है स्किनर की, कि किशोर को निर्णय करने की कोई शक्ति नहीं होती है। कोई शक्ति नहीं होती है, यानी शक्ति नहीं होती है, या आप कह सकते हैं समझ नहीं होती है। ऐसा किसने कहा? तो स्किनर ने कहा। अगली परिभाषा है वो काल्पनिक है। अगली परिभाषा जो है वो क्रो एंड क्रो की है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो है किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। इस प्रकार हम तीनों अवस्थाओं, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी है उनकी यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में इन तीनों अवस्थाओं में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हम कह सकते हैं, या आप नोट करके लिख लीजिए। इन तीनों अवस्थाओं में जो यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, तो एक एक जो है अवस्था के जो है महत्वपूर्ण पॉइंटों की जो है चर्चा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि यदि आप टीटी या सीटेट का जो है पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो देखो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रेगुलर यहाँ से निश्चित प्रश्न बनते रहते हैं। इसलिए इस उन तीनों अवस्थाओं में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनकी जो है चर्चा कर लेंगे। क्योंकि अगर जो आप हमारे लेक्चर को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको जो है इसके बाद आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह हम लिख दें बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। पहले तो हम लोग देखेंगे शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में जो शैशवावस्था में पहली जो परिभाषा है वो हम लोगों ने देख चुके। अब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कि जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में, बच्चा या शिशु माँ के गर्भ में लगभग 9 माह 10 दिन या
280 दिन रहता है। पहला पॉइंट यही है कि बच्चा यानी माँ के गर्भ में लगभग 9 माह 10 दिन या 280 दिन रहता है। अगला पॉइंट यह है कि बच्चा यानी शिशु सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। सबसे पहले अपनी माँ को यानी पहले माँ, फिर पिता, फिर परिवार के अन्य सदस्य, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को बालक पहचानना शुरू करता है। सबसे पहले किसको? तो माँ को, फिर पिता को और फिर परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानना शुरू करता है। अगला पॉइंट यह है कि नवजात शिशु में यह पूछा जाए कि 6 माह में दांतों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु में 6 माह में दांतों की संख्या, तो 6 माह में दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नवजात शिशु में 6 माह में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। लेकिन यदि प्रश्न पूछे कि 6 वर्षों में कितनी होती है, 6 वर्षों में कितनी होती है, तो 6 वर्षों में जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। और ये जो 2 होती है दांतों की संख्या 6 माह में, ये कैसे होते हैं? ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। जबकि 6 वर्षों में जो दांतों की संख्या होती है वो कैसी होती है? अस्थायी होती है, स्थायी होती है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका जो है निराकरण निश्चित करूंगा। अगला पॉइंट यह है कि शिशु में यह पूछा जाए हड्डियों की संख्या कितनी होती है। शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 होती है। कितनी होती है? 270। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। ये पूछा जाए कि शिशु में मस्तिष्क का भार तो मस्तिष्क का भार जो होता है उस शिशु में वो 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम होता है शिशु के मस्तिष्क का भार। अगला पॉइंट यह है कि जो शिशु होता है उसकी जो धड़कन होती है वो अनियंत्रित होती है। अनियंत्रित होती है क्या? धड़कन कैसी होती है? तो अनियंत्रित होती है। यदि पूछा जाए कि जन्म के समय शिशु का भार लगभग कितना होता है, तो शिशु का भार जन्म के समय लगभग 3 केजी होता है। शिशु का भार 3 केजी, लेकिन शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यदि नहीं कोई दिक्कत ना कोई समस्या है तो अगला पॉइंट लिखिए कि जो है शिशु पूर्णतः जो है अंतर्मुखी होता है। पूर्णतः क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, क्योंकि अंतर्मुखी बालक जो है घर के ही सदस्यों पे, मम्मी पापा या परिवार के ही सदस्यों पर निर्भर होता है, इसलिए बालक पूर्णतः अंतर्मुखी होता है। अगर जो प्रश्न पूछा जाए कि शैशवावस्था में जो है बालक के मस्तिष्क का लगभग कितना प्रतिशत विकास हो जाता है, तो ये विकास पूछे मस्तिष्क का कितना हो जाता है, तो आप बताइए कि इसका विकास लगभग 90% हो जाता है शैशवावस्था में। यानी मस्तिष्क का भार कितना पूछा जाए तो 350 ग्राम,
लेकिन मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है? लगभग संपूर्ण जीवन का तो 90% विकास जो है शैशवावस्था में हो जाता है। यदि पूछा जाए कि जन्म से लेकर के शैशवावस्था तक लड़कियों या जन्म से लेकर के शैशवावस्था तक जो लड़के होते हैं उनका भार तथा लंबाई लड़कियों से अधिक होता है। अगला पॉइंट यह है कि ये पूछा जाए कि खिलौने की आयु, तो खिलौनों की आयु जो होती है वो 3 से 6 वर्ष होती है। खिलौनों की आयु 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्योंकि बाल विकास आपको केवल और केवल समझना ही है, रटना नहीं है। आप रट करके यहाँ से अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को आपको जो है समझना है, क्योंकि आपके जो है जीवन में एक एक प्रश्न एक एक नंबर के लिए जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप जब 20 नंबर से 30 नंबर से फेल होते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती, लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब आप बॉर्डर पे जाकर के 1 नंबर से रुक जाते हैं। इसलिए आपको एक एक प्रश्न को, एक एक पॉइंट को निश्चित एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, एक एक बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए यही। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बैठ करके यह न लगे कि हाँ सर ने ये पढ़ाया नहीं या मैं ये पढ़ा नहीं। इसलिए हर बात को, हर पॉइंट को आप यहीं पर निश्चित कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछिए, दोबारा नहीं आता तो तिबारा पूछिए, 10 बार पूछिए, 10 बार मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार हम लोगों ने शैशवावस्था के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी चर्चा कर ली है। अब बाल्यावस्था के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट बाल्यावस्था की यह है कि ऐसा समय जो शैशवावस्था का अंत ऐसा समय जो शैशवावस्था का अंत तथा बाल्यावस्था का प्रारंभ, शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था का प्रारंभ, उसे किस नाम से मनोवैज्ञानिकों ने कहा? तो उसे मनोवैज्ञानिकों ने आंतप्रज्ञ काल के नाम से कहा। आंतप्रज्ञ काल यानी पूर्णतः बालक ना तो शैशवावस्था में होता है ना तो बाल्यावस्था में होता है। जो ये दोनों के बीच की अवस्था होती है यानी संक्रमण की अवस्था होती है, उसे मनोवैज्ञानिकों ने आंतप्रज्ञ काल के नाम से कहा है। अगला पॉइंट यह है कि जो है शैशवावस्था में बालक में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों की संख्या 270 किसमें थी? तो 270 हड्डियों की संख्या शैशवावस्था में थी, लेकिन बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या हो जाती है वो 350 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 350 हड्डियों की संख्या हो जाती है। अगला पॉइंट है यहाँ की बालक में जो अस्थाई दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है? अस्थाई दांतों की संख्या, तो दांतों की संख्या जो होती है वो 27 से 28 हो जाती है। कितनी? 27 से 28। आपको बता चुके हैं कि जो है शैशवावस्था यानी नवजात शिशु में 6 माह में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2। 6 वर्षों में कितनी होती है? तो 20। लेकिन बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष का जब बच्चा होता है तो दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 27 से 28 हो जाती है। आपने देखा कि जो है शैशवावस्था में जो हड्डियां थी वो कितनी थी? 270, लेकिन बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 350। अगला पॉइंट यह है कि जो है बालक बहिर्मुखी होने लगता है, बहिर्मुखी होने लगता है, क्योंकि बालक आपने देखा कि शैशवावस्था में बालक पूर्णतः अंतर्मुखी था। क्यों? क्योंकि बालक केवल घर के ही सदस्यों पर निर्भर था, मम्मी पापा या परिवार के अन्य सदस्यों पर ही निर्भर था।
लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो वो बहिर्मुखी होने लगता है, क्योंकि वो विद्यालय में उसका प्रवेश भी हो जाता है। वो विद्यालय जाएगा तो रास्ते में नई नई चीजें वो देखेगा, नया कुछ सीखेगा, नए नए दोस्त बनाएगा, तो बालक जो है बहिर्मुखी होने की ओर प्रवृत्त करने लगता है, सीखने लगता है, पढ़ने लगता है। तो बालक जो है बहिर्मुखी होने लगता है। किस अवस्था में? तो बाल्यावस्था में। अगली विशेषता है कि बालक के जो मस्तिष्क का लगभग 95% विकास कहाँ हो जाता है? तो बाल्यावस्था में। लेकिन शैशवावस्था में कितना विकास हुआ था? 90%। लेकिन बाल्यावस्था में कितना विकास हो गया? 95% विकास हो जाता है। अगला पॉइंट यह है कि जो है बालक अपने समूह का सदस्य भी बन जाता है। बालक अपने समूह का सदस्य बन जाता है, समूह का सदस्य बन जाता है। इस प्रकार से जो बाल्यावस्था की विशेषताएं थी, महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उनकी यहाँ पे चर्चा की गई। इसके बाद अब हम लोग जो है किशोरावस्था की जो है चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट किशोरावस्था का ये है कि जो है ऐसा समय जो बाल्यावस्था का अंत तथा किशोरावस्था का प्रारंभ हो, उसे वयासंधि कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने उसे क्या कहा? वयासंधि। मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा? वयासंधि कहा है। यानी बालक पूर्णतः न बाल्यावस्था में होता है न किशोरावस्था में होती है। जो बीच की अवस्था होती है, संक्रमण की अवस्था होती है, उसे मनोवैज्ञानिकों ने वयासंधि के नाम से जाना है। अगला पॉइंट यह है कि बालक जो है पूर्णतया बहिर्मुखी हो जाता है। आपने देखा कि शैशवावस्था में बालक पूर्णतः अंतर्मुखी था, बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है और किशोरावस्था में बालक पूर्णतः बहिर्मुखी हो जाता है। अगला पॉइंट यह है कि जो है किशोरावस्था में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। आपने देखा कि बाल्यावस्था में बालक क्या था? अपने समूह का सदस्य था। लेकिन यदि पूछा जाए सक्रिय सदस्य कहाँ बनता है, तो सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बनता है। प्रश्न वही है, केवल बस लैंग्वेज का अंतर होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बालक अपने समूह का सदस्य कहाँ होता है, तो बाल्यावस्था। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य कहाँ बनता है, तो किशोरावस्था में। अगला पॉइंट यह है कि जो है किशोरावस्था में यहाँ पे बालक के मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। यानी बालक के मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, या हम कह सकते हैं 100% पूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट यह है कि जो है किशोर की अपेक्षा, यानी किशोरावस्था में किशोर की अपेक्षा किशोरियों में, यानी लड़के की अपेक्षा लड़कियों में, यानी किशोर की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। किशोर की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति
अधिक होती है, अधिक होती है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है तीनों अवस्थाओं की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा की। सबसे पहले हम आपके वीडियो में जो है तीनों अवस्थाओं के विषय में बताई। प्रत्येक अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा। किस अवस्था को आदर्श काल कहा जाता है, किस अवस्था को जो है तनाव तूफान का काल कहा जाता है और किस अवस्था को कठिन काल कहा जाता है। इन सब की चर्चा की। फिर जो है तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं पढ़े। फिर पढ़े तीनों अवस्थाओं में शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से बालकों को शिक्षा दी जाए। फिर तीनों अवस्थाओं की जो है हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं पढ़ी। फिर तीनों अवस्थाओं के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो विशेष हैं, उनकी यहाँ चर्चा की। यदि आप इसको जो है पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप ये प्रैक्टिस साल करेंगे तो एक के बाद एक प्रश्न सारे के सारे यहीं से आपको मिलेंगे। इसलिए बात को बहुत जो है घुमा चढ़ा करके बढ़ा करके नहीं बताना। केवल टीटी में फैक्ट पूछता है, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात यहाँ पे होती है। इसी के साथ ये तीनों अवस्थाओं यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं का टॉपिक हो रहा है समाप्त। यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।